हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और उसके अंदर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म जो है वो क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन हम देखेंगे और साथ ही क्योंकि आपकी ये पूरा एक प्रिज्म पर आधारित एक मेजर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको प्रिज्म से संबंधित सभी थ्योरी जो है वो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखो, अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म जब भी कांच का बना एक त्रिभुजाकार आकृति होती है इस तरह की। इस प्रिज्म के अंदर ये मान लो ABC नाम दिया अपन ने। इस त्रिभुज के अंदर ये जो नीचे वाला पृष्ठ है, फलक है, जिसको अपन कहते हैं आधार या बेस, और ये AB पृष्ठ या AB सतह और ये AC सतह, ये दोनों क्या कहलाएंगी? इसकी अपवर्तक सतह। ये इसकी क्या है? अपवर्तक सतह। भाई सीधी सी बात है, जब प्रकाश इस पर गिरेगा तो ये कांच का बना हुआ है, तो इस पर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो ये एक सतह तो बेस का काम करेगी, बाकी दोनों सतह से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? ये इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच में बना कोण, ये एक कोण जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, प्रिज्म कोण। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म क्या होता है, तो परिभाषा लिख देते हैं अपन। प्रिज्म की परिभाषा क्या लिखोगे? दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को किससे दिखाएंगे अपन? A से। क्या होता है भाई? तो इन दो अपवर्तक सतहों के बीच या इन दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। तो ये परिभाषा भी आपको याद रखनी है। दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रिज्म के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई प्रकाश का अपवर्तन जो वो इस प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार से होता है और एक डेरिवेशन जो वो किस प्रकार से हम उस डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो इतना उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम जो वो ध्यान से देख लेना। इस डायग्राम पे आधारित ही हम पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो ये अपन ने एक प्रिज्म बना दिया है और इसका नाम दे देते हैं अपन ABC। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों सतह AB और AC ये क्या है? अपवर्तक सतह है। तो सबसे पहले इस सतह पर हम क्या करते हैं? एक लंब डाल देते हैं। तो ये लंब का मतलब आप जानते हो, जो सतह के साथ कितना कोण बनाए? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का अपन ने लंब डाल दिया भाई, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन N1। अब देखो, एक प्रकाश किरण जो वो इस तरह से आपतित होती है, ये हो जाएगी आपके आपतित प्रकाश किरण। और आपको पता है कि भाई अपवर्तन की घटना में क्या होता है भाई? आपतित प्रकाश किरण जो वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन क्या कहते हैं? आपतन कोण I कहते हैं। तो ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। इस आपतित प्रकाश किरण का नाम दे देते हैं, ये P है और ये पॉइंट क्या है? Q है। अब देखो भाई,
जब प्रकाश किरण, ये बाहर क्या है, हवा है, एक माध्यम तो हो गया हवा, और ये प्रिज्म जो है वो किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और कांच जो है वो क्या हो जाएगी, सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। हवा क्या है, विरल माध्यम। अब आपको पता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहां अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो ये प्रकाश किरण आई और यहाँ टकराई। अब क्योंकि यहाँ माध्यम बदल रहा है तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में। और जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित होकर किधर की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। तो देखो भाई, ये इस तरह से मुड़ जाएगी। इसका वास्तविक पथ क्या था, ये होना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाती है। ये सीधे बना लेना, ठीक है। तो जब ये प्रकाश किरण यहां पहुंचेगी, अपवर्तित प्रकाश किरण, अब देखो वापस ये कांच से कहां आ रही है, हवा में आ रही है भाई। अब वापस इस सतह पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। फिर से हम क्या करेंगे, ये आपके आर बिंदु है, यहां पर इस ऐसी सतह पर अभिलंब खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। और अब आपको पता है कि ये प्रकाश किरण जब आएगी तो, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका पथ जो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये प्रकाश किरण जो है इसको अपन बोल देंगे निर्गत किरण, और इसका नाम क्या हो जाएगा, RS। ये जो कोण है इस अभिलंब के साथ, इसको हम नाम देंगे E, और ये क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। क्या हो जाएगा भाई, निर्गत कोण, ठीक है। अब इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसे, तो ये तो हो गई आपतित किरण और ये हो गई निर्गत किरण। जहां ये किरणें दोनों काटती हैं वहां पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा, विचलन कोण। और इसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका नाम दे दिया अपन ने QR, इसका नाम दे दिया अपन OM, ठीक है। तो भाई ये प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको नाम दे देते हैं अपन R1, और ये प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो है R2। अब देखो ये I कोण है टोटल, तो इसका जो सामने वाला कोण है, शीर्षाभिमुख कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये टोटल I है, तो ये भी टोटल क्या होगा, I होगा। अब इस टोटल में से इतना क्या है, R1, तो शेष बचा हुआ क्या हो जाएगा, I माइनस R1, ठीक है। इसी प्रकार से ये टोटल एंगल E है, तो ये भी एंगल कितना होगा, E होगा। इस E में से ये भाग कितना है, R2 कोण है, तो ये शेष बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, E माइनस R2। तो इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन है वो इसी से आएगा। तो अब अपना ये जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, ये चित्र जो वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको विचलन कोण डेल्टा, आपतन कोण I, निर्गत कोण E और प्रिज्म कोण A के मध्य संबंध जो वो व्युत्पन्न करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाकी तो मैंने लिख दिए हैं। R1 आप याद रख लेना, कोण R1 क्या है, फलक या पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण, और R2 क्या है, पृष्ठ AC पर आपतन कोण, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाना है। अब मैंने आपको बताया कि विचलन कोण, इन सब के बीच में अपने को संबंध व्युत्पन्न करना है। उससे पहले एक विचलन कोण की परिभाषा भी आपको याद रखना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, विचलन कोण किससे दिखाएंगे, डेल्टा से। क्या लिखेंगे भाई, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण। तो ये रही आपतित प्रकाश किरण, ये रही निर्गत किरण, के बीच बना कोण क्या है, विचलन कोण। तो आपतित प्रकाश किरण
व निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण डेल्टा कहलाता है। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का ये चित्र, ये डायग्राम आपको याद रखना है और साथ में विचलन कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, तो इतना उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इस प्रिज्म में ही अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विचलन कोण डेल्टा, आपतन कोण आई, निर्गत कोण ई और प्रिज्म कोण ए में संबंध। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे चतुर्भुज AQMR। तो इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना है, तभी अपना ये डेरिवेशन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले चतुर्भुज कौन सा, ये बड़े वाला आपको दिख रहा है AQMR में, AQMR में। हम सब ने पढ़ा भी गणित में कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो वो 360 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, कोण A प्लस ये एंगल जो है ये कितना बनेगा, कोण AQM प्लस QMR प्लस QMR प्लस क्या हो जाएगा, MRA कितना हो जाएगा टोटल, बराबर 360 डिग्री। इक्वेशन हो जाएगी 1। अब देखो इस चतुर्भुज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोण A, Q और M, क्योंकि भाई ये क्या है, ये तो इस फलक AB पर लंब अभिलंब है और आप जानते हो अभिलंब जो है वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये R1 ये और ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं AQM का मान कितना है, 90 डिग्री। तो ये लिख देते हैं अपन AQM बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है, ये लाइन जो आपने खींची ये भी क्या है, अभिलंब है, किस सतह पर, AC पर। तो इसका मतलब कोण MRA ये भी कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होगा इस चतुर्भुज के अंदर। तो हम क्या लिख दें, MRA कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों कोणों का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 180, और ये 180 इधर जाएगा तो 360 में से क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा और अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखो मान रख दो, तो कोण A तो वैसा का वैसा प्लस AQM का मान है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्लस QMR अपने पास है नहीं तो ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, QMR प्लस MRA का मान कितना है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अपने पास, हाँ भाई 4 कोण है, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 और 360 में से इधर जाएगा तो 180 बचेगा। तो पीछे क्या बचा, कोण A प्लस कोण QMR बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण हो जाएगी नंबर 3। ठीक है, अब देखो भाई इस चतुर्भुज को लेने के बाद हम ये लेंगे त्रिभुज नीचे वाला, कौन सा त्रिभुज, QMR। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिभुज QMR में। आप जानते हो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब वो 180 डिग्री होता है, तो ये कोण है R1, तो कोण R1 प्लस कोण R2। हाँ जी, देखो त्रिभुज QMR में ये रहा QMR, इसमें तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये लिख देते हैं अपन 180 डिग्री। समीकरण हो जाएगी 4। अब देखो भाई ये दोनों वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है और ये दोनों वैल्यू भी, ये तीनों वैल्यू भी 180 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, तो कोण A प्लस कोण QMR बराबर 180 डिग्री जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख देंगे। क्या जाएगा, कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण QMR। तो देखो QMR से QMR कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा प्रिज्म कोण A बराबर R1 प्लस R2। इस रिजल्ट को याद रखना भाई, आगे और काम में लेंगे हम।
तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। तो देखो पहले चतुर्भुज लिया, फिर ये नीचे वाला त्रिभुज लिया, अब अपने को लेना है ऊपर वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर। और इसमें देखो ये विचलन कोण जो है वो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है, और आप जानते हो बाह्य कोण जो है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोण डेल्टा बराबर क्या जाएगा? कोण आई माइनस R1 प्लस कोण E माइनस R2, यही तो आएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये कोण जो है वो इन दोनों अंदर के कोणों के योग की क्या होगा? बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? कोण I प्लस कोण E, और इन दोनों का माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? कोण R1 प्लस कोण R2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। अब देखो जहां आपको R1 और R2 दिख रहा है वहां पर हम क्या रख सकते हैं? प्रिज्म कोण A का मान। तो 5 व 6 से विचलन कोण डेल्टा बराबर आ जाएगा कोण I प्लस कोण E, और माइनस और R1 प्लस R2 की जगह क्या रख देंगे? प्रिज्म कोण A। और ये रिजल्ट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण और प्रिज्म कोण के मध्य जो संबंध है वो इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रकाश किरण का प्रिज्म पर अपवर्तन किस प्रकार होता है उसका ये डायग्राम और इसका जो डेरिवेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद रखना है। अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि अगर विचलन कोण न्यूनतम होगा तो क्या कंडीशन होगी, और उससे हमारे पास विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक के मध्य एक संबंध आएगा, वो अपन देखते हैं। तो ये सारा उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है न्यूनतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण का मान जो वो न्यूनतम कब होगा। तो उसके लिए कंडीशन है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए भाई। पहला, आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो। दूसरा, R1 का मान जो वो R2 के बराबर हो। उस स्थिति में आपका जो विचलन कोण है, विचलन कोण डेल्टा जो है वो किसके इक्वल होगा? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई विचलन कोण न्यूनतम कब होगा? जब आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा और R1 R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम विचलन कोण और इस प्रिज्म के अपवर्तनांक के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखो अभी अपन ने पढ़ा था, हम जानते हैं, अभी पीछे वाले डेरिवेशन में अपन ने देखा था कि प्रिज्म कोण A बराबर क्या आया था? R1 प्लस R2। अब देखो अगर विचलन कोण का मान न्यूनतम है तो उस स्थिति में R1 और R2 क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों का मान क्या है? एक समान है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोण A बराबर, इसको R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या कर देते हैं? R कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? A बराबर कोण 2R, और R की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोण A बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ये कब लगाया मैंने? जब विचलन कोण कैसा हो? न्यूनतम। उस स्थिति में माना है अपन ने R1 R2 बराबर R है। दूसरा, अभी अपन ने पढ़ा कि कोण डेल्टा बराबर क्या है? कोण I प्लस कोण E माइनस कोण A। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई I और E क्या है? बराबर है। उस स्थिति में E की जगह हम क्या रख सकते हैं? I का मान रख सकते हैं। तो यहाँ से भाई विचलन कोण जब न्यूनतम होगा उस स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा? E। तो इसका मतलब डेल्टा की जगह तो हम रख देंगे DN, और कोण I तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। E की जगह हम क्या रख सकते हैं? I। तो ये हो जाएगा कोण I। A को ऐसे पड़ा रहने दो। अब अपने पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा DM बराबर 2I माइनस A। ठीक है, तो जगह नहीं है, उधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ देखो हमें I का वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस A वाला उधर जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 गुणा I बराबर कोण I बराबर DM प्लस कोण A, और यहाँ से कोण I का मान आ जाएगा DM प्लस कोण A बटे 2। तो भाई ये कब है?
कोण आर का मान जो वो a/2 और कोण आई का मान dm प्लस a/2। ये कब है? जब विचलन कोण क्या हो? न्यूनतम हो। कब होगा? जब i बराबर e होगा और r1 बराबर r2 होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक और इस न्यूनतम विचलन कोण के मध्य एक संबंध व्युत्पन्न करेंगे। तो आपने इतना उतार लेना है और ये चित्र मैं मिटा देता हूँ। हाँ जी, तो देखो स्नेल के नियम से हम लिख देते हैं, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है भाई? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। और यह n/1 क्या है? प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि भाई जब कोण का मान अल्प होता है तो हम tan थीटा बराबर थीटा लिखते हैं और sin थीटा बराबर हम क्या लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कोण का मान, दोनों कोण के मान अल्प हैं, तो ये sin के पद हम हटा देंगे और सीधा ही हम क्या लिख देंगे? अतः तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कोण का मान अल्प है अतः साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा भाई? कोण आई अपॉन कोण आर बराबर n/1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब आप क्या करो, इस कोण आई और आर का मान समीकरण 1 व 2 से रख दो। तो यहाँ लिख देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से। देखो आई का मान तो है आपके पास ये रहा, dm प्लस कोण a/2 बटे आर का मान कितना है? आर का मान ये रहा भाई कोण a/2, कोण a/2 बराबर कितना हो जाएगा? n/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? dm प्लस कोण a, ये कोण a इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? n/1 गुणा कोण a। ठीक है, तो dm बराबर, इस कोण a को इधर ले आते हैं तो बनेगा n/1 कोण a माइनस कोण a। तो dm बराबर क्या जाएगा आपके पास? a कोण a जो प्रिज्म कोण है उसको कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? n/1 माइनस 1 और गुणा में क्या जाएगा? कोण a। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रिज्म किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, प्रिज्म के अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए। तो ये कैसे आएगा? स्नेल के नियम से आएगा। आई और आर का मान कहाँ से आएगा? जब विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा तो आई जब वो e के बराबर और r1 जब वो r2 के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना अभी। अब इस प्रिज्म के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो ये उतार लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, तो देखो विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण आई के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये वाई एक्स, तो ये हो जाएगी आपके वाई एक्सिस और ये हो जाएगा 0, ये एक्स एक्सिस। विचलन कोण को हम वाई एक्स से दिखाएंगे, विचलन कोण डेल्टा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? आपतन कोण आई। अब देखो भाई, प्रयोगों के द्वारा जब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे गए तो हमें ग्राफ जो वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, यू शेप का। तो ये विचलन कोण का जो न्यूनतम मान है इसी को हम क्या कहते हैं? dm। ये तो क्या है? न्यूनतम विचलन कोण। और ये ग्राफ क्या कहता है भाई? ये ग्राफ ये कहता है कि आरंभ में आपतन कोण का मान बढ़ने पर विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या हो जाएगा? न्यूनतम, जिसे हम dm से दिखाते हैं न्यूनतम विचलन कोण। उसके बाद फिर से जब आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होता जाएगा? आपतन कोण, ये विचलन कोण का मान पुनः बढ़ता जाएगा और वापस मैक्सिमम। तो एक बार घटेगा और न्यूनतम आने के बाद में वापस बढ़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ जो वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। और जो आपका प्रैक्टिकल है प्रिज्म पर आधारित, उसमें आपको इस ग्राफ की सहायता से ही ये न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करना होता है। वहाँ पर आप अलग अलग आपतन कोण के लिए विचलन कोण ज्ञात करते हो और फिर इनके बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ही आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ हमारा प्रिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।